आज वीरू टेक के इस नए डीप डाइव में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही हाईटेक आविष्कार के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी ट्रेन के पहियों के बीच काम कर रहा है। हाँ, और ओखिल चंद्रा सेन की वो चिट्ठी, मतलब आज भी लोग उसे एक मजेदार किस्से की तरह पढ़ते हैं। पर देखा जाए तो उस एक शिकायत ने सदियों पुरानी उस समस्या को सामने ला दिया जिसे सुलझाने में रेलवे को एक लंबा वक्त लग गया। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, एक पीपीटी है जिसका टाइटल है इंडियन रेलवेज में बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम का एवोल्यूशन। हम इस पीपीटी के टेक्निकल कंटेंट पर एक डीप डाइव डिस्कशन करेंगे। अब देखो, 1909 की उस समस्या ने आज के ISO 14000 स्टैंडर्ड की नींव रखी है ना। वही तो ISO 14000 जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा है, यानी ट्रैक पर जीरो वेस्ट डंपिंग। और ये सिर्फ गंदगी का मुद्दा नहीं था, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा तो मैकेनिकल खतरा था। अच्छा, मैकेनिकल खतरा किस तरह का? तो देखो, जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, उसमें एसिडिक गुण होते हैं। और जब ट्रेन 100 की स्पीड पर चलती है और वो वेस्ट ट्रैक पर गिरता है तो वो सिर्फ पटरियों पर नहीं गिरता, हवा के दबाव से, जिसे हम विंड शेयर करते हैं, वो पूरे अंडर गियर पर फैल जाता था। ओह, मतलब ट्रेन के सस्पेंशन और ब्रेक गियर पर भी? एकदम सही। और वो सब लोहे और स्टील के बने होते हैं। जब उन पर लगातार एसिड गिरेगा तो भयंकर करोजन यानी जंग लगेगी। ये रेलवे के लिए बहुत बड़ी आर्थिक और सुरक्षा की चुनौती थी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यानी ट्रैक तो खराब हो ही रहा है, ट्रेन खुद को अंदर से खा रही है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले जेन 1 सिस्टम लाया गया, जिसे CDTS कहते हैं। हाँ, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसका लॉजिक बड़ा सीधा था। इसमें सेंसर्स थे जो स्पीड नापते थे। जब ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्रॉस करती थी तभी इसका वाल्व खुलता था। तो इसे स्टेशन तो साफ हो गए होंगे क्योंकि वहाँ स्पीड कम होती है। बिल्कुल, स्टेशन साफ थे, पर असल प्रॉब्लम तो वही रही ना। जब ट्रेन 100 की स्पीड में ट्रैक पर है तब तो वेस्ट वहीं गिर रहा है और अंडर गियर को डैमेज कर रहा है। और मैंने पीपीटी में पढ़ा कि इसमें पानी भी बहुत वेस्ट होता था, मतलब एक फ्लश में 10-15 लीटर पानी। बाप रे, हाँ। और उसके वाल्व्स भी इतने भारी थे कि ट्रेन के झटकों से जल्दी खराब हो जाते थे। तो रेलवे को समझ आ गया कि कचरे को स्टेशन से बाहर गिराना सलूशन नहीं है, कचरे को ट्रेन से बाहर गिराना ही बंद करना पड़ेगा। और यहीं से आता है हमारा जेन 2 यानी बायो टॉयलेट। ये बहुत ही कमाल का ट्रांजिशन था, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सीधा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की तरफ। इसको अगर हम ट्रेन के नीचे लटका हुआ एक डिजिटल पेट कहें तो कैसा रहेगा? डिजिटल पेट, हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ये सच में एक आर्टिफिशियल स्टमक की तरह काम करता है। इस डाइजेस्टर टैंक में करीब 120 लीटर इनोक्यूलम डाला जाता है। और ये इनोक्यूलम कोई केमिकल नहीं होता ना, ये जिंदा बैक्टीरिया होते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक का मतलब है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि टैंक पूरी तरह सील होता है तो वहाँ ऑक्सीजन होती भी नहीं है। पर एक बात बताओ, ट्रेन तो राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी में भी चलती है और कश्मीर की जमाने वाली सर्दी में भी। एक स्टील के टैंक के अंदर ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहते हैं? ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। इसके लिए स्पेशल एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया डेवलप किए गए। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सब जीरो टेम्परेचर से लेकर 60 डिग्री तक आसानी से झेल लेते हैं। अरे वाह, मतलब फ्रीज हो जाएं तब भी नहीं मरते? नहीं मरते। ये सुप्त अवस्था यानी डोमिनेंट स्टेट में चले जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है ये वापस एक्टिव हो जाते हैं। और पता है, ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी संख्या दोगुनी कर लेते हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये सिस्टम खुद को ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर रहा है, इसे बाहर से किसी फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर वीरू टेक पर ये डीप डाइव और ये इंजीनियरिंग डिटेल्स आप सभी व्यूअर्स को पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये केमिकल साइकिल काम कैसे करता है? वेस्ट अंदर गया और फिर जैसे ही वेस्ट डाइजेस्टर में पहुंचता है, मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होती है। ये बैक्टीरिया कचरे को लिक्विड और गैस में तोड़ देते हैं। गैस में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनेगी, है ना? सही पकड़ा। और ये गैस एक वेंट पाइप के जरिए हवा में सेफली निकाल दी जाती है। अब बचा सिर्फ लिक्विड, पर उस लिक्विड को हम सीधे ट्रैक पर नहीं गिरा सकते। क्यों? उसमें अभी भी कुछ पैथोजेंस या बीमारी वाले कीटाणु हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए आखिरी स्टेज में उस लिक्विड को एक क्लोरीनेटर से गुजारा जाता है।
वहाँ क्लोरीन उसको पूरी तरह डिसइंफेक्ट कर देती है और एंड में जो ट्रैक पर गिरता है वो सिर्फ हानि रहित पानी होता है। यानी कोरोजन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म। पर पीपीटी देखते हुए मेरे दिमाग में एक डाउट आया। एक 300 लीटर का टैंक है, ट्रेन 130 की स्पीड पे दौड़ रही है, झटके लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, तो टैंक के अंदर का पानी तो बहुत बुरी तरह स्लॉश कर रहा होगा ना? हाँ, पानी आगे पीछे टकराता है जिसे स्लॉशिंग कहते हैं। तो ऐसे में वो बैक्टीरिया उस पानी के साथ बहकर बाहर क्यों नहीं निकल जाते? उन्हें अंदर रोक के कैसे रखते हैं? इसका सोल्यूशन इसकी ज्योमेट्री में छुपा है। इस पूरे डाइजेस्टर टैंक को 6 अलग-अलग चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है और उन चेम्बर्स की पार्टीशन वॉल्स पर पॉलीग्रास मैट लगाए गए हैं। वेट, पॉलीग्रास मैट यानी आर्टिफिशियल घास जैसी कोई चीज? एकदम सही। अब आप सोचिए, एक सपाट दीवार पर बैक्टीरिया कैसे चिपकेगा? वो बह जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल घास में जो लाखों छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, वहाँ बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया। एक फ्लैट सरफेस की जगह घास के रेशों में बैक्टीरिया एक बायोफिल्म बनाकर पकड़ मजबूत कर लेते हैं, ताकि पानी चाहे कितना भी स्लॉश करे, बैक्टीरिया अपने घर में सेफ रहते हैं। बिल्कुल वही साइंस है। तो जेन 2 ने एनवायरनमेंट और जंग लगने की समस्या तो पूरी तरह सॉल्व कर दी, पर फील्ड से कुछ और ही शिकायतें आने लगी थी। हाँ, बदबू और टॉयलेट चोक होने की कंप्लेंट बहुत आती थी पहले ट्रेन्स में। वही तो, जेन 2 सिस्टम पूरी तरह ग्रेविटी पर डिपेंड था। वेस्ट को टैंक तक ले जाने के लिए पानी चाहिए था, पर चलती ट्रेन में झटकों की वजह से पानी सीधा नीचे जाने के बजाय पाइप की दीवारों पर लग जाता था। और अगर किसी ने गलती से कोई प्लास्टिक की बोतल या कचरा डाल दिया तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको नीचे खींचने वाला कोई फोर्स तो है नहीं, सिर्फ ग्रेविटी है। सही बात है। और पाइप चोक होते ही नीचे टैंक की सारी फाउल गैसेस वापस कैबिन में आने लगती थी। इसी वजह से इतनी बदबू आती थी। फिर रेलवे ने सोचा कि एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी हवाई जहाजों में ये प्रॉब्लम सालों पहले सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि प्लेन में तो ग्रेविटी पर वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो एयरप्लेन वाला वैक्यूम सिस्टम लिया और उसको अपने बायोडाइजेस्टर के साथ इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, और इसी इंटीग्रेशन को बायो वैक्यूम हाइब्रिड सिस्टम यानी जेन 3 कहा जाता है। वही जिसमें फ्लश करने पर वो तेज शू आवाज आती है। वीरूटेक के व्यूअर्स ने ये आवाज ट्रेन में जरूर सुनी होगी। पर दोस्तों, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक पूरा 3 फेज वैक्यूम साइकिल है। तो पहले फेज में क्या होता है? जो स्टैंड बाय फेज होता है, स्टैंड बाय फेज में वाल्व पूरी तरह सील होते हैं। टॉयलेट बोल में सिर्फ थोड़ा सा पानी होता है। जैसे ही कोई फ्लश दबाता है, दूसरा फेज शुरू होता है जिसे सक्शन कहते हैं। यही न्यूमैटिक इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। न्यूमैटिक यानी हवा का दबाव। सक्शन का सीधा सा मतलब है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना। पर पीपीटी में एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो सीधे बायोडाइजेस्टर में वैक्यूम नहीं बनाते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ सीधा वैक्यूम बनाया तो वो सारे बैक्टीरिया अचानक हवा खींचने से मर सकते हैं। इसलिए बीच में एक इंटरमीडिएट टैंक लगाया जाता है। अच्छा, तो पहले एक वैक्यूम इजेक्टर उस छोटे इंटरमीडिएट टैंक की हवा बाहर निकाल देता है, उसके अंदर एक एक्सट्रीम खिंचाव या वैक्यूम बन जाता है। और जैसे ही वैक्यूम बनता है, कोमोड के नीचे वाला इनलेट वाल्व 1 सेकेंड के चौथाई हिस्से के लिए खुलता है और बाहर और अंदर के प्रेशर में इतना बड़ा गैप होता है कि सारा वेस्ट एक आंधी की तरह सीधा इंटरमीडिएट टैंक में खिंच जाता है। और इसमें सबसे कमाल की बात मुझे पानी की बचत लगी। जहां पहले 15 लीटर पानी लगता था, ये सिस्टम कितना पानी लेता है? सिर्फ आधा से पौन लीटर, 0.5 से 0.8 लीटर पानी बस। वेट, सच में आधे लीटर में कमोड पूरा साफ कैसे हो सकता है? उसके लिए प्रेशराइज्ड फ्लशिंग टेक्निक यूज होती है। टॉयलेट बोल के रिम में 5 स्पेशल प्लास्टिक नोजल्स लगे होते हैं। जब न्यूमैटिक बूस्टर से हवा का दबाव पानी पर पड़ता है ना, तो वो आधा लीटर पानी एक हाई प्रेशर जेट में बदल जाता है। और वो जेट इतनी तेज होता है कि बोल के हर कोने को चमका देता है। फिर आता है तीसरा फेज, डिस्चार्ज। अब कचरा इंटरमीडिएट टैंक में है। हाँ, अब सिस्टम को नेगेटिव प्रेशर से पॉजिटिव प्रेशर पर स्विच करना होता है। मतलब वैक्यूम बंद करके टैंक के अंदर हवा से दबाव बनाया जाता है। और वो दबाव आउटलेट वाल्व खोलता है और कचरे को सेफली में बायोडाइजेस्टर टैंक में पुश कर देता है। वहाँ बैक्टीरिया अपना पचाने वाला काम शुरू कर देते हैं। बदबू तो पूरी तरह गायब हो गई होगी इससे। 100%, क्योंकि वैक्यूम वाल्व हमेशा बंद रहता है तो गैस ऊपर आ ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें एस ट्रैप या पी ट्रैप डिजाइन होता है। हाँ, ये वो यू शेप मुड़ा हुआ पाइप होता है जिसमें हमेशा थोड़ा सा पानी रुका रहता है।
वो पानी एक एयर टाइट सील का काम करता है। पर ये यहाँ एक डाउट आता है दिमाग में, ट्रेन तो 130 की स्पीड पे झटके खा रही है, वो आधा लीटर पानी उस यू पाइप में टिकता कैसे? ये बहुत ही प्रिसाइज इंजीनियरिंग है। सिस्टम को ऐसे कैलिब्रेट किया गया है कि फ्लश साइकिल के एकदम आखिर में बहुत थोड़ा सा पानी जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, जो सीधा एस ट्रैप में बैठ जाता है। और जब वॉल्व एकदम झटके से बंद होता है तो जो वाटर हैमर इफेक्ट बनता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्व्स में शॉक एब्जॉर्बर्स भी लगे होते हैं ताकि वो सील टूटे नहीं। बिल्कुल सही। अब इस सारी डिस्कशन में मुझे सबसे खतरनाक चीज इसका सस्पेंशन लगता है। पीपीटी में लिखा था कि खाली टैंक 110 किलो का होता है और जब भर जाता है तो लगभग 410 किलो। एक चलती हुई ट्रेन के नीचे 410 किलो का पानी से भरा डिब्बा लटकाना, ये किसी मैकेनिकल डिजास्टर जैसा नहीं लगता? सुनने में बिल्कुल लगता है। इसको डायनामिक लोड कहते हैं। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो 410 किलो पानी आगे की तरफ पूरी फोर्स से टकराता है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहते हैं। और जब ट्रेन कर्व पर घूमती है तो पानी साइड में टकराता होगा, यानी लैटरल फोर्स। अगर सिर्फ बोल्ट्स पर लटका दिया तो मेटल फटीग से तो वो कुछ ही दिन में टूट के गिर जाएगा। वो ही तो, इसीलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टी लेयर सस्पेंशन बनाया गया है। 4 माउंटिंग ब्रैकेट सीधे ट्रेन के चासी से वेल्ड किए जाते हैं, फिर 8 लॉकिंग प्लेट्स और 16 हैवी ड्यूटी हेक्स बोल्ट्स का यूज होता है। ओ, मतलब लोड को एक पॉइंट पर ना रखे अलग अलग पॉइंट्स पर बांट दिया, और वो जे ब्रैकेट्स और यू ब्रैकेट्स उसी लैटरल मूवमेंट को रोकते हैं। हाँ, ताकि टैंक ज्यादा झूले नहीं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए फेल सेफ मैकेनिज्म जरूरी था। फेल सेफ मतलब अगर माउंटिंग टूट जाए तब भी कुछ हो जो उसको गिरने ना दे। सही समझे। उसके लिए 4 हैवी ड्यूटी स्टील की सेफ्टी वायर रोप्स टैंक और चैसी के चारों तरफ बांधी जाती हैं। अगर किसी वजह से ब्रैकेट्स फेल भी हो जाएं, तो ये रोप्स टैंक को ट्रैक पर गिरने से रोक लेंगी, ताकि ट्रेन अगले स्टेशन तक सेफली पहुंच जाए। वैसे रियल वर्ल्ड में मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स को क्या-क्या फेस करना पड़ता है? कोई ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रबल शूटिंग स्टोरी है? बहुत होती हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जब डिपो में किसी कोच से अचानक बहुत बुरी बदबू आने लगती है। इंजीनियर्स चेक करते हैं तो सब ठीक होता है, वैक्यूम भी चल रहा होता है। तो फिर बदबू क्यों? सिस्टम तो ठीक है ना? सिस्टम ठीक होता है, पर गलती इंसानी होती है। कई बार सफाई वाले या कोई पैसेंजर टॉयलेट में एसिड या कोई बहुत हार्ड केमिकल क्लीनर डाल देता है। अरे बाप रे, वो एसिड जब उस डाइजेस्टर टैंक में गया होगा तो वहां तो बायो वॉरफेयर हो गया होगा, सारे एनारोबिक बैक्टीरिया मर गए होंगे। बिल्कुल, वो एसिड उन 120 लीटर्स बैक्टीरिया को एक झटके में खत्म कर देता है। अब जब उन्हें पचाने वाला ही कोई नहीं बचा तो कचरा वहीं सड़ेगा और गैस बनाएगा। तो इसका इलाज क्या है? पूरा टैंक बदलना पड़ता है? नहीं, टैंक नहीं बदलते। ऐसे में उन्हें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तुरंत 15 लीटर नया इनोकुलम यानी नए बैक्टीरिया का डोज टैंक में डाला जाता है। और क्योंकि वो 6-8 घंटे में डबल होते हैं तो सिस्टम थोड़ी देर में वापस एक्टिव हो जाता होगा। और अगर कभी कोई बड़ा कपड़ा या बॉटल फंस जाए और पूरा वैक्यूम फेल हो जाए तो? उस इमरजेंसी के लिए टैंक में एक डायरेक्ट बाईपास बॉल वाल्व दिया गया है। उसके जरिए डायरेक्ट डिस्चार्ज करके ब्लॉकेज साफ की जा सकती है। और ये सब सिर्फ रिकॉर्ड्स में ना रहे, इसलिए हर 90 दिन में यानी क्वार्टरली इसके पानी का लैब टेस्ट होना कंपलसरी है। यानी पीएच लेवल और पैथोजेंस वगैरह चेक होते हैं ताकि पता रहे कि बैक्टीरिया अपना काम ठीक से कर रहे हैं। सच में एक वक्त था जब रेलवे का मतलब सिर्फ लोहा और भाप होता था, और आज हम ट्रेन्स में न्यूमैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक सटीक इंटीग्रेशन देख रहे हैं। बिल्कुल, पहले समस्या को समझा गया, फिर उसके बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाए, फिर उसकी ओडर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एरोस्पेस वाला वैक्यूम सिस्टम जोड़ा। ये कंटिन्यूअस इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वेरोटेक के सभी व्यूअर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी डीप टेक्निकल जानकारियों पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप लोगों ने क्या कभी ट्रेन में वो वैक्यूम की आवाज सुनकर इस इंजीनियरिंग के बारे में सोचा था? व्यूज जरूर शेयर करें। अब डिस्कशन को क्लोज करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट देना चाहता हूँ, एक विचार जिस पर सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए ना। अगर हमारे रेलवे इंजीनियर्स एक 410 किलो के चलते फिरते बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को ट्रेन के नीचे 130 की स्पीड पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में इतनी इफेक्टिवली चला सकते हैं, तो सोचिए हमारे शहरों का क्या? अच्छा, आपका मतलब है इन्हीं बायो वैक्यूम सिस्टम को स्टेबल बिल्डिंग्स में लगाना? बिल्कुल। सोचिए अगर भविष्य की हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या घर में यही डाइजेस्टर लगाओ,
हमें शहरों के नीचे करोड़ों रुपए की सुअर लाइंस बिछाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। कोई बदबू नहीं, कोई चोकिंग नहीं और जीरो पोल्यूशन। वही तो, हर घर अपना वेस्ट खुद पचा लेगा। अगर चलती ट्रेन में ये हो सकता है तो जमीन पर खड़े घर में क्यों नहीं? दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारी विचार और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझने के लिए वीरू टेक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे कोई भी टेक्निकल डीप डाइव आपसे मिस ना हो। बिल्कुल। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ। साल